क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, जीत पटेल। A partner of a firm borrows money on his own credit by giving his own promissory note for the same, but he subsequently uses the proceeds of the note in partnership concern of his own free will with any reference to the lender to do so. A. Is the firm liable for the loan? B. Would it make any difference if A borrowed money in the name of the firm but in excess of his authority? सर, प्रॉब्लम क्या हुई है? पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर था, इसने मनी लेंडर से पैसा तो खुद के नाम पे बोरो किया और अपनी मर्जी से इसको फर्म के काम में ले लिया। तो क्या फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी उस मनी लेंडर को पैसा चुकाने को? कैन मनी लेंडर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल होल्ड रिस्पॉन्सिबल दिस फर्म, और वेदर दिस पार्टनर कैन होल्ड रिस्पॉन्सिबल द फर्म फॉर रीपेमेंट ऑफ द मनी? सर देखो, पॉइंट क्या होता है कि है ना यदि पार्टनर जो है वो इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फर्म के नाम पे लोन लेता है, पर्सनल नाम पे नहीं लेना है, फर्म के नाम पे लोन लेता है, तो फिर फर्म उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। खुद के नाम पे जो भी काम किया है उसके लिए फर्म कभी भी रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती, भले ही उसने वो प्रोसीड्स फर्म के लिए काम में ले ली। ठीक है, सो जीत पटेल, ये पढ़ना, ये वाला पॉइंट। A partner has an implied authority to bind the firm by the acts done by him, provided that the act is done to carry on normal business of the firm. The act is done in the usual way of carrying on firm's business. The act is done in the act is done in the name of the firm, where an act is done in the personal name of a partner. The firm will not be liable for such acts. वेरी सिंपल, उसके लिए फर्म को रेस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता है जहां आपने खुद के पर्सनल नाम से काम कर लिया है। ठीक है, तो इज द फर्म लायबल फॉर द लोन? नहीं सर। दूसरा, वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ ए बोरोड मनी इन द नेम ऑफ द फर्म, कि फर्म के नाम पे बोरो किया है लेकिन एक्सेस ऑफ हिज अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी से एक्सेस जाके बोरो कर लिया है। सर देखो, पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि वो फर्म को चलाने के लिए जो भी काम करना है वो सारे कर सकता है। तो आपने इस अथॉरिटी पे यदि कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया है इम्प्लाइड अथॉरिटी पे तो वो रेस्ट्रिक्शन तभी वैलिड होगा जब या तो उसके बारे में सामने वाली थर्ड पार्टी जिससे आप डील कर रहे हैं उसको पता है। यदि उसको पता नहीं है तो ऐसा रेस्ट्रिक्शन जो है ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, आइए पढ़ इसको जीत पटेल। Borrowing money on the name of the firm is one of the implied authority of the partners. Extension and restriction of partners' implied authority. The partners, by contract between them, with consent of all the partners, can extend or restrict the authority of any partner. In spite of such restrictions, if a partner does on firm's behalf any act which falls within his implied authority, the firm will be bound unless known person about such restriction. unless the person Thus, a third party. unless the person know about such restriction, the firm will not be bound होगा बेटा, the firm will not be bound unless the person knows about such restriction. Thus a third party is not affected by a secret limitation of a partner's implied authority. ठीक है, यानी कि मनी लेंडर को पता ही नहीं था कि एक पार्टनर जो है उसकी अथॉरिटी, पैसे उधार लेने की अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म को 5 लाख रुपए तक रेस्ट्रिक्ट किया गया है। उसने, पार्टनर ने 10 लाख मांगा, उसने 10 लाख दे दिया। या तो मनी लेंडर को पता होता है कि है ना पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। यदि उसको पता नहीं है तो ये सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा और पूरी पार्टनरशिप फर्म 10 लाख रुपए तक चुकाने के लिए जिम्मेदार होगी। Thus the firm would be liable if the lender did not know about the limitation of authority of it. क्योंकि वो तो पार्टनरशिप एक्ट को रेफर करेगा, उसको सपना थोड़ी आएगा कि पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीत पटेल। Sir, could you scroll a little down? Oh, sir, thank you. शुड आई स्क्रॉल इट फर्दर डाउन? दिख रहा है तेरे को? Yes, sir, yes. S is a partner in a firm. He gives notice of his retirement to the other partners but does not give public notice of it. Thereafter, the firm borrows 5,000
rupees from a banker and the banker is able to recover only 3,000 from the other partners, can the banker hold as liable for the balance of 2,000 due to him if he is first an active partner or second a dominant partner? सर एक्टिव पार्टनर को अपने रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है, ठीक है। यदि उसने पब्लिक नोटिस अपने रिटायरमेंट का नहीं दिया तो सर वो बाहर बाहर जब जाएगा उसके बाद में फर्म ने जो भी काम किए हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, अनलेस इट इज अ पार्टनरशिप एट विल। अनलेस इट इज अ पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल में आपने बाकी पार्टनर्स को नोटिस दे दिए वो सफिशिएंट होता है, ठीक है। एक नॉर्मल फर्म है जो पार्टनरशिप एट विल नहीं है, यानी कि फॉर फिक्स पीरियड है या फिर कोई पार्टनरशिप फॉर जनरल पर्पसेस है या पर्टिकुलर पर्पसेस है, ठीक है, वो उसमें एक्टिव पार्टनर जो होता है उसको अपने बाहर जाने का पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है। नहीं दिया तो बाहर निकलने के बाद में फर्म ने जो काम किया है उन सभी के लिए वो रेस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। तो एस जो पार्टनर था उसने बाकी सबको रिटायरमेंट का नोटिस तो दे दिया लेकिन उसका पब्लिक नोटिस नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद में फर्म ने 5,000 रुपए बोरो किए फ्रॉम अ बैंकर, बैंकर 3,000 रुपए वसूल पाया बाकी के पार्टनर से। क्या वो एस को लायबल बना सकता है? हाँ सर, एक्टिव पार्टनर था, उसने अभी तक बाहर जाने का नोटिस भी नहीं दिया, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। यही ये डोरमेंट पार्टनर होता, स्लीपिंग पार्टनर होता तो स्लीपिंग पार्टनर के बाहर निकलने का पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता है, देने की कोई जरूरत नहीं होती है, तो फिर एस रेस्पॉन्सिबल नहीं होता यदि वो स्लीपिंग पार्टनर होता। स्लीपिंग पार्टनर के बाहर निकलने का पब्लिक नोटिस देना जरूरी नहीं है। एक क्वेश्चन पूरा इस पे भी बन जाता है, कब कब पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, कब कब पब्लिक नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल डेथ के टाइम पे कोई पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होती, इंसॉल्वेंसी के टाइम पे जरूरत नहीं होती, यदि स्लीपिंग पार्टनर है तो कोई देने की जरूरत नहीं होती है, एक्टिव पार्टनर है तो देने की जरूरत होती है, ठीक है। यदि माइनर जो है वो मेजर में कन्वर्ट हो रहा है और वो फॉर्म में नहीं बने रहना चाहता है तो फिर उसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत होती है, ठीक है। यदि पार्टनरशिप एट विल है तो उसमें बाकी के पार्टनर्स को ही आप यदि नोटिस दे दे रहे हो इतना बहुत है, उसमें पब्लिक नोटिस बाहर जाने वाले आदमी को देने की जरूरत नहीं होती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। फिर पब्लिक नोटिस कैसे दिया जाता है उसकी भी जरूर बातें हैं। पब्लिक नोटिस कैसे दिया जाता है कि सर रजिस्टर्ड फॉर्म है तो क्या, नॉन रजिस्टर्ड फॉर्म है तो क्या, पूरा पढ़ा है ये अपन ने, इस बात को ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जीत पटेल। A and B carry on business in partnership as B's goods merchants. A finances the business and is a sleeping partner. B receives certain piece goods belonging to C in ordinary course of business. B knows that the goods are a stolen property of the goods so purchased and sold by B. The proceeds of part of the goods are entered in the books of the firm. A wants to avoid the liability towards C on the ground of misconduct by B. Discuss the liability of A and B to C. देखो सर, ए और बी मिलके एक पार्टनरशिप में एक बिजनेस करते हैं पीस गुड्स मर्चेंट का। पीस गुड्स मर्चेंट जैसे आपने कट पीस सुना है, जैसे अपने कोई शर्ट और पैंट बनाने के कपड़े कटे हुए आते हैं एकदम, ठीक है, मतलब लेंथ कटी हुई आती है सूट पीसेस की, या फिर लेडीज के गारमेंट्स के कपड़े कटे हुए आते हैं तो उनको ले जाके आप अपने नाम से सिलवा लेते हो, ठीक है। पीस गुड्स मर्चेंट्स दोनों मिलके काम कर रहे थे। ए फाइनेंसेस द बिजनेस एंड इज अ स्लीपिंग पार्टनर। ए एक स्लीपिंग पार्टनर है और बिजनेस को फाइनेंस करने का काम किया है, पार्टनरशिप बिजनेस को। बी रिसीव्स, बी, जबकि बी के साथ में ऐसा नहीं है। बी रिसीव्स सर्टेन पीस गुड्स बिलोंगिंग टू सी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब ये पार्टनरशिप जो थी वो ए और बी की थी। सी जो है इसके कुछ कपड़े जो है कट पीस वो बी को मिल गए इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बी को मिल गए जो कि एक्चुअल में चोरी के थे, चोरी के थे, ठीक है। और बी को ये बात पता थी कि ये गुड्स तो चोरी का माल है, फिर भी उसने एक्सेप्ट कर लिया। बी नोज दैट द गुड्स आर अ स्टोलन प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स सो परचेस्ड एंड सोल्ड बाय बी। चोरी का माल खरीदा और बेचा बी ने। The proceeds of a part of the goods are entered in the books of the firm. उसका कुछ हिस्सा
फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर कर दिया इस ट्रांजैक्शन का, पूरा हिस्सा नहीं किया, कुछ हिस्सा ट्रांजैक्शन का एंटर कर दिया खरीद फरोख्त का। ए वांट्स टू अवॉइड द लायबिलिटी टुवर्ड्स सी। अब देखो, चोरी का माल आप जिसका खरीद रहे हो ना, उसके प्रति आपकी लायबिलिटी होती है। इसने पार्टनरशिप में वो ट्रांजैक्शन एंटर कर दिया, यानी कि पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी हो गई, ठीक है। सो ए वांट्स टू अवॉइड द लायबिलिटी टुवर्ड्स सी ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट बाय बी, कि इस आदमी ने मिसकंडक्ट किया है, इसलिए ये मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ ए एंड बी टू सी, ए और बी की क्या लायबिलिटी होगी टुवर्ड्स सी, ठीक है। आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी आर लायबल फॉर डैमेजेस फॉर द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स ऑफ सी। Both A and B are liable for damages for the value of goods, all the goods of C. क्यों सर? लाइबिलिटी ऑफ द फर्म इन सर्टेन केसेस में अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी, दूसरा लाइबिलिटी फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर। मेन पॉइंट ये आ रहा है जी पटेल, सेकंड पॉइंट को पढ़। Liability for wrongful acts of a partner. The firm is liable for the wrongful acts or omission of a partner subject to the following conditions. When the wrongful acts are done while acting in the ordinary course of business of the firm or with the authority of his co-partners, such acts cause loss or injury to any other party or any penalty is incurred. सर, यदि कोई पार्टनर फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में या फर्म की अथॉरिटी से या को पार्टनर्स की अथॉरिटी से कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा, such acts cause loss or injury to any other party or any penalty incurred, then the firm is liable for wrongful acts of the partner. पूरी फर्म लायबल होगी, इसलिए ए की भी लायबिलिटी हो जाएगी, बी की भी लायबिलिटी हो जाएगी। आगे पढ़। A firm will be liable for wrongful acts of the partners to the same extent as the partner. The term wrongful acts includes acts of to fraud, negligence, misappropriation of money. एक्सेट्रा, ठीक है। तो सर फर्म लायबल होगी, ए भी लायबल हो जाएगा इस काम के लिए, बी भी लायबल होगा, ए मना नहीं कर सकता कि मैं लायबल नहीं हूँ, ठीक है। पूरी फर्म लायबल होगी चोरी के माल को खरीदने और बेचने के लिए, लेकिन बदले में मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी से इंडेमनिटी डिमांड कर सकते हैं कि तेरी बेवकूफी के कारण हमको ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। इसलिए एक बार तो फर्म लायबल होगी, बदले में ये इनसे इंडेमनिफिकेशन गलत आदमी से डिमांड कर लेंगे, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, जीत। P, Q, and R were partners in a firm. By his willful neglect and misconduct, R caused serious loss to the business of the firm. After several warnings to R, P and Q passed a resolution expelling R from the business. By another resolution, they admitted S as a partner in a place of R. R objects to this expulsion also to the admission of Q. Is he legally entitled to do so? देखो, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो सर आपको एक्सपल्शन से रिलेटेड सारी बातें बतानी पड़ेगी कि सर कि कोई भी पार्टनर का एक्सपल्शन अपन वैसे तो नहीं कर सकते हैं। नंबर वन, एक्सपल्शन तभी किया जा सकता है जब पहली बात जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसमें एक्सपल्शन से रिलेटेड प्रोविजंस हो, नंबर वन। नंबर टू, सर कि वो एक्सपल्शन जो है वो गुड फेथ में किया जा रहा है, ठीक है। और तीसरी बात कि सर इट हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, ये मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स ने मिलके एक्सरसाइज किया है। अब फर्दर गुड फेथ में मतलब इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, पर्सनल ग्रजेस नहीं, इंटरेस्ट ऑफ द फर्म में बाहर जिसको एक्सपेल कर रहे हैं उसको नोटिस दिया है एक्सपेल करने से पहले, और जिसे नोटिस दिया गया है उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दिया गया है, तो फिर ये गुड फेथ वाला क्राइटेरिया पूरा होगा। तो तीन ये और तीन ये, टोटल 6 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। सर ये तो रहा आंसर कि सर एक्सपल्शन तभी वैलिड होगा जब ये बातें की गई है।
तो यदि पी क्यू आर जो पार्टनर थे, आर मिसकंडक्ट कर रहा था बार बार, यदि ये छहों बातें सही हो रही हैं तो उसका एक्सपल्शन सही है, ठीक है। और यदि ये छहों बातें पूरी नहीं हो रही हैं तो उसका एक्सपल्शन गलत है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट कीपिंग टू वेल दीस डेज, ठीक है। आगे अब इन्होंने क्या किया, एक्सपेल करने के बाद में दूसरा रेजोल्यूशन पास करके दे एडमिटेड एज द पार्टनर, इसको तो बाहर फेंका, इसको एडमिट कर लिया इन प्लेस ऑफ आर। आर ने ऑब्जेक्ट किया टू दिस एक्सपल्शन, ठीक है। इज ही लीगली एंटाइटल्ड टू डू सो, यदि उसका एक्सपल्शन सही था तो फिर वो अब इसमें एतराज नहीं कर सकता है एस को अपॉइंट करने में, ठीक है। यदि उसका एक्सपल्शन गलत था तो वो आज भी अपने आप को इस फॉर्म में रीस्टेट करा सकते हैं। और जब किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं, नए पार्टनर को, तो सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की परमिशन लेनी जरूरी होती है। तो सर इसकी भी परमिशन के बिना एस अंदर नहीं घुस पाएगा, ठीक है। तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि एस जो है, सॉरी आर का एक्सपल्शन सही है या नहीं है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो एस को अंदर आने से रोक सकता है या नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब एक पार्टनर जिसको गलत तरीके से एक्सपेल किया गया है, उसके पास क्या क्या रेमेडीज होती हैं, निकुंज? हाँ सर। एक पार्टनर जिसको गलत तरीके से एक्सपेल किया गया है, उसके पास क्या क्या रेमेडीज होती है रे वापस? सोचना, बताना। हाँ सर, सोच रहा हूँ, एक मिनट, याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? जीत पटेल तू बता क्या होती है? Sir, right of being heard. राइट ऑफ बीइंग हर्ड, अच्छा। और दूसरा? दो Sir, दूसरा वाला याद नहीं आ रहा। दो होती हैं रे। एक तो वो अपने आप को वापस पार्टनरशिप में रीइंस्टेट करा सकता है कि मैं कहीं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ मूर्खों, तुमने मुझे गलत तरीके से एक्सपेल किया है तो मैं तो पार्टनरशिप फॉर्म में वापस आ रहा हूँ। दूसरा होता है, वो कहता है यार कैसे बेवकूफ लोग हो, बुरे लोग हो तुम लोग, तुमने मेरे को इस फॉर्म से बाहर निकाल दिया, मेरा भी मन फट गया है, तो मैं तो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी लेके, अपना अकाउंट्स, अपने हिस्से का अकाउंट्स प्रॉपर्टी लेके मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल अपने हिस्से के अकाउंट्स और प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर वाद दायर कर सकता है। मतलब ये दो रेमेडीज होती है उसके पास में जिसको गलत तरीके से एक्सपेल किया गया है, ठीक है। चलिए अब, अच्छा, यदि एक एक बात और बताना, यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये जो पी क्यू और आर वाला था, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि आर मिसकंडक्ट कर रहा है, ठीक है, इस वजह से पी और क्यू ने मिलकर उसे बाहर निकाल दिया, ठीक है सर। यदि हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एक्सपल्शन से रिलेटेड प्रोविजंस नहीं होते तो ये पी और क्यू मिलके आर को बाहर नहीं निकाल सकते थे, ठीक है। अब आगे, तो ऐसे केस में जब आर मिसकंडक्ट करता जा रहा है, पी और क्यू उसको बाहर निकाल नहीं सकते क्योंकि एक्सपल्शन से रिलेटेड प्रोविजंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर है नहीं। तो अब इलाज क्या बचता है रे, कि सर पी और क्यू मिलके इस पूरी पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं, क्योंकि डिसोल्यूशन बाय कोर्ट में जो 7 तरीके होते हैं उसमें एक तरीका ये भी होता है, फॉर मिसकंडक्ट बाय कंटिन्यूअस मिसकंडक्ट बाय वन ऑफ द पार्टनर्स इज अ बेसिस फॉर डिसोल्यूशन, ठीक है। तो सर इफ नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमॉन्ग्स द पार्टनर्स रिगार्डिंग एक्सप्रेशन ऑफ अ पार्टनर, P and Q could have applied for dissolution of the firm in the court on account of misconduct of the partner, ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। ये भी एक्सपल्शन रिलेटेड प्रोविजंस नहीं थे पार्टनरशिप में। क्वेश्चन नंबर 10, जीत पटेल। Four partners established a partnership for refining sugar. One of them was a wholesale grocer and had great skills in buying sugar at right and proper time for the business. According to the business of selecting and purchasing sugar was entrusted to him. According to his skill and knowledge, he bought sugar for himself at a time when he thought that the place
are likely to rise. The sugar rose in value and the firm was in want of the same. He sold his own sugar to the firm without letting the partners know that it was his sugar that was sold. Is he accountable to the firm for profit he makes? सर, अपन सब जानते हैं फर्म के किसी पार्टनर ने यदि फर्म के किसी भी ट्रांजैक्शन से या फर्म का नाम यूज लेते हुए या फर्म का बिजनेस कनेक्शन यूज लेते हुए या फर्म की कोई प्रॉपर्टी को यूज लेते हुए यदि कोई प्रॉफिट कमाया है तो उसे वो सारा कहाँ दे देना पड़ेगा? फर्म के अंदर दे देना पड़ेगा। इसलिए भले ही उसने मार्केट रेट पे बेचा हो, लेकिन उसने यदि फर्म के किसी ट्रांजैक्शन से पर्सनल प्रॉफिट कमाया है तो सर वो फर्म के अंदर आपको सबमिट करना पड़ेगा। अच्छा जीत पटेल, ये सेकंड पॉइंट पर ये कंपटीशन कॉम्पिटिंग बिजनेस करने वाला पॉइंट है जिस पे लेके तू और मैं दोनों थोड़े से डाउट में थे। पढ़ इसको। Yes, sir. If a partners carry on any business of the same nature and competing with that of the firm, he shall account for and pay to the firm all profits made by him in that business. Until and unless there is an agreement to the contrary। इन दोनों ही पॉइंट्स में क्या लगेगा? सेक्शन 16 क्या बोलता है? जब तक कि देर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, एग्रीमेंट टूवर्ड्स अदरवाइज एग्रीमेंट, जो नीचे लिखा है उससे अदरवाइज एग्रीमेंट है तब तो चलेगा। यानी कि पार्टनरशिप ने पार्टनर्स को अलाउ किया है कि तुम फर्म के ट्रांजैक्शन से पैसा कमा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्म के साथ में ट्रांजैक्शन करके तब तो वो कमा सकते हैं, अदरवाइज नहीं कमा सकते। उसी तरीके से यदि आपने फर्म के साथ में कॉम्पीटिंग बिजनेस किया है विद सेम नेचर, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, बिल्कुल सेम एंड कॉम्पीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, फर्म भी शक्कर बेच रही है, ये भी शक्कर बेच रहा है, then he shall account for and pay for to the firm all the profits made by him in the business। जो कॉम्पिटिंग बिजनेस में सारा प्रॉफिट्स कमाया ना वो सारा फर्म के पास में दे देना होगा until otherwise agreed। यानी कि यदि फर्म ने अदरवाइज एग्री किया है कि ठीक है तुम कर लो यार कॉम्पिटिंग बिजनेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज कंपटीशन से या फिर फर्म के साथ में कोई ट्रांजैक्शन से या फर्म की प्रॉपर्टी से या फर्म के बिजनेस कनेक्शन से या फर्म के नाम से जो भी प्रॉफिट कमाया है वो सारा फर्म के अंदर देना होगा। जीत पटेल, अब क्लियर हुआ? जीत पटेल, Yes, sir. ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A and Company is registered as a partnership firm in 2015 with A, B, and C partners. In 2016, A dies. In 2017, B and C sue X in the name and behalf of A and Company without fresh registration. A, decide whether the suit is maintainable. B, whether your answer would be the same if in 2017 B and C had taken a new partner D and then filed a suit against X without fresh registration. सर ऐसे सेम क्वेश्चन हम क्वेश्चन बैंक में कर चुके हैं, इसलिए इसके पीछे फर्दर समय खराब नहीं करेंगे। डायरेक्टली लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10। A, B, and C are partners in the firm. As per terms of the partnership deed, A is entitled to 20% of the partnership property and profits. A retires from the firm and dies after 15 days. B and C continue business of the firm without settling accounts. Explain the rights of A legal representative against the firm under the Indian Partnership Act 1932. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक अपन ने पहले नहीं किया है। एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स थे, ए बी एंड सी। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ए जो है वो 20% का हकदार है इन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स, 20% का राइट इसका अधिकार है। ठीक है, ए ने इस पार्टनरशिप फर्म से रिटायर किया, रिटायर करने के 15 दिनों के भीतर उसकी मृत्यु हो गई, ही एक्सपायर्ड, ही डाइज आफ्टर 15 डेज ऑफ हिज रिटायरमेंट। और बी और सी कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस अभी तक रिटायरमेंट के बाद में इसके हिस्से के अकाउंट्स को सेटल नहीं किया गया है। ठीक है, करना बाकी था, इतने में उसकी डेथ भी हो गई। ठीक है, आगे एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ एज एलार्स अगेंस्ट द फर्म अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो सर अब सीन कुछ ऐसा बन रहा है, देखो ए भाई साहब बाहर आ गए, बी और सी कंटिन्यू कर रहे हैं, बाहर आने के बाद में इनकी डेथ भी हो गई,
तो देखो यदि डेथ नहीं भी हुई होती तो ए का क्या राइट होता ना, वही इसके एलआरस का राइट होगा। ठीक है, जो ए का राइट होता है वही ए के एलआरस लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स का राइट होगा। तो ए का राइट क्या होता है, बाहर निकलने के बाद में जब तक इसके हिस्से की प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स के अकाउंट्स का सेटलमेंट नहीं किया जाता, यानी कि इसको इसका हिस्सा नहीं दिया जाता, तब तक या तो ये भविष्य में होने वाले जो भी प्रॉफिट्स हैं उनमें 20% तक की हिस्सेदारी मांग सकता है, या या फिर ये अपनी हिस्से की प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स पे इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट डिमांड कर सकता है, जब तक कि इसका सेटलमेंट, इसके हिस्से की अकाउंट्स और प्रॉपर्टी का सेटलमेंट नहीं कर दिया हो, तब तक वो इन दोनों में से जो उसकी इच्छा हो वो मांग सकता है। यदि उसको लग रहा है कि प्रॉफिट से ज्यादा लॉसेस हो जाएंगे हिस्सेदारी मांग ली तो वो इधर चला जाएगा। यदि उसको लगता है 6% से ज्यादा फायदेमंद ये रहेगा तो वो इधर चला जाएगा। वेरी सिंपल। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये राइट जो है ना 6% वाले, या फिर प्रॉफिट और प्रॉपर्टी में जो हिस्सेदारी थी वो डिमांड करने वाले, ये आउटगोइंग पार्टनर को तभी मिलते हैं व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। ये दो पढ़ लेना यार। When the surviving or continuing partners carry on the business of the firm with the property of the firm, when the surviving or continuing partner sorry, when the surviving or continuing partners have not purchased the interest of outgoing partner by using their option to purchase given by a contract between the partner. सर ये दो राइट जो है ना, ये मिस्टर ए को तभी मिलेंगे 6% वाला या प्रॉपर्टी में हिस्से वाला, जब when the surviving or continuing partners, जो surviving या continuing partners हैं, they carry on the business of the firm with the property of the firm। वो अभी तक property of the firm से ही carry on कर रहे हैं। उस प्रॉपर्टी में ए का भी तो हिस्सा था जो उन्होंने नहीं दिया। दूसरा, when the surviving or continuing partners have not purchased the interest of the outgoing partner, यदि बी और सी ने बाहर जाने वाले का हिस्सेदारी खरीद ली है, फिर ये सब राइट्स नहीं मिलेंगे। फिर तो आपको वो हिस्सेदारी खरीदने के लिए जो कंसिडरेशन मिला है वही आपका ऑप्शन है। ठीक है, नहीं खरीदी है तो फिर अभी आप उसके दीवार है, आपको उसको पैसा देना है बाहर जाने वाले आदमी को, तो फिर तो ही ये राइट्स उसको मिलेंगे। ये दोनों बातें पूरी होनी चाहिए, तभी ये 6% वाला या प्रॉफिट में हिस्सेदारी वाला आपका रिटायरिंग पार्टनर का राइट अवेलेबल है। ठीक है, तो सर अब ए को जो राइट मिलेगा वही उसके एलआरस को मिलेगा, तो उसके एलआरस को ये प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी जो कि उसके बाहर निकलने के बाद हुए हैं, या फिर 6% इंटरेस्ट पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ शेयर इन दी प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई? चलिए Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। पढ़ भाई। P, Q, and R enter into a partnership agreement to ply motor buses on certain routes for a period of 20 years. The business was run for 4 years. It was found that during the 4 years, the business resulted in a loss each year. P, however, insists on the business being continued for the remaining period. Can P so insist? If he can, state the course, if any, open to Q and R, who are not anxious to run the business. देखो ये बहुत धांसू क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पी, क्यू और आर तीन पार्टनर्स थे। इन्होंने फर्म कितने समय के लिए खोली, फॉर किस काम के लिए खोली, कि हम टूरिस्ट मोटर बसेस चलाएंगे, ठीक है, मुंबई और पुणे के बीच में, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। यानी ये कैसी पार्टनरशिप हुई, किस तरीके की पार्टनरशिप हुई रहे? पार्टनरशिप एट विल हुई, पर्टिकुलर पार्टनरशिप हुई, या पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन हुई, या जनरल पार्टनरशिप हुई? बताइए। Particular partnership. पर्टिकुलर बोल सकता है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी क्या बात है फिक्स ड्यूरेशन के लिए? पर्टिकुलर पार्टनरशिप तो केवल एक काम, वो जब खत्म हो जाएगा उस दिन फर्म खत्म। ज्यादा अच्छा एग्जांपल क्या है, ब्रिज बनाना या रोड बनाना, जब वो खत्म हो जाएगा। यहाँ तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि सर हम अगले 20 साल तक के लिए ये फर्म खोली, तो यहाँ ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंस किस चीज का हो गया जीत पटेल? 20 ईयर्स के लिए फर्म खोली, पार्टनरशिप और फिक्स ड्यूरेशन हुई है। बात समझ में आ गई? यस सर। Yes.
अच्छा, 20 साल से पहले इस फर्म को वाइंड अप इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन होती है, वो जब तक टाइम खत्म नहीं हो जाए या जब तक सारे पार्टनर्स नहीं मान जाए, तब तक उसको वाइंड अप नहीं करना होता है। ये बेसिक बात होती है। ठीक है, अभी 4 साल तक बिजनेस चलाया, चारों साल बिजनेस लॉस में गया। अब क्यू एंड आर जो है वो तो बिजनेस को बंद करना चाहते थे, लेकिन पी ने दबाव बनाया कि नहीं, हम तो बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, मेरी सहमति नहीं है बिजनेस बंद करने में। क्यू और आर चाहते हैं बिजनेस बंद हो जाए, लॉस हो रहा है, ठीक है, और आगे भी लॉस के बिना चलाया नहीं जा सकता धंधा। तो अब क्यू और आर के पास में क्या ऑप्शन है, क्योंकि जब तक पी नहीं माने तब तक पी क्यू आर तीनों नहीं मानेंगे, तब तक ये पार्टनरशिप और फिक्स ड्यूरेशन को बंद नहीं किया जा सकता, वाइंड अप नहीं किया जा सकता, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब ऑप्शन क्या है, देखो, अपन ने पढ़ा है, जो कम जो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट होता है ना, किसी पार्टनरशिप को फॉर्म को बंद कराना हो, तो उसमें डिसोल्यूशन बाय कोर्ट में जो 7 ऑप्शंस होते थे, 7 तरीके होते थे, उसमें से एक तरीका होता था, इफ इट कैन बी शोन टू द कोर्ट दैट बिजनेस ऑफ द फर्म cannot be run business of the firm cannot be run without making losses, कि प्रॉफिट्स की कोई संभावना ही नहीं है, लॉसेस के बिना इस फर्म का धंधा कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। जबकि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या बोलती है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स डन बाय बिजनेस। तो अल्टीमेट एम क्या है सर, प्रॉफिट्स जनरेट होने चाहिए ना। तो यदि क्यू और आर कोर्ट में ये प्रूव कर दें कि है ना, लॉसेस के बिना इस धंधे को कैरी ऑन नहीं किया जा सकता, तो फिर फर्म जो है, फर्म की जो कोर्ट है, उसको यदि लगता है कि क्यू और आर सही बोल रहे हैं, तो फिर कोर्ट इस फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकता है। तो ये रास्ता होता है क्यू और आर के पास में। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अ फर्म जीत पटेल इसको पढ़, फर्स्ट लाइन को। A firm may be dissolved with the consent or agreement of all partners or in accordance with the contract between the partners. Section 40. If इफ इट P इज is not willing, इफ इट इज अ पार्टनरशिप एट विल, तब तो एक भी पार्टनर चाहे तो फर्म वाइंड अप हो सकती है। लेकिन यदि इफ इट इज अ पार्टनरशिप और फिक्स ड्यूरेशन, तो या तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से करो या फिर जब सारे पार्टनर्स माने तभी आप बंद कर सकते हो। हमारी तो फिक्स ड्यूरेशन वाली है, इसलिए हमारा डेडलॉक हो गया। अब आगे पढ़। if P is not willing, the partnership cannot be dissolved. But if the business has been running at a loss and if it cannot be carried on except at a loss, the court may dissolve the firm at the suit of a partner. Section 44. It makes no difference even if the partnership is for fixed period. ठीक है सर, जो आपको समझाया वही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ये आपके को रिलेट करता है किससे सर, जो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स अपॉन डिसोल्यूशन है, ये उससे को रिलेट करता है रे। ठीक है, तो वो प्रिया मिस से बात हुई क्या तुम लोग की, वापस एक बार प्रिया मिस से बात हुई क्या, ये इतना सा जो एक पेज का पोर्शन बच गया उसके लिए नहीं हुई है। ठीक है, ये उसका क्वेश्चन है, जब वो हुए तब आप कर लेना। ठीक है, चलिए इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन बैंक खत्म हो गया है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी खत्म हो गया है। तो अपन ने क्या क्या कर लिया है रे, अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो सबसे भारी एक्ट था वो कर लिया है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कर लिया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कर लिया है, कंपनीज कर लिया है। अब फाइनल लेग बचता है एलएलपी। देखो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अपन